हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 8। अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर देखे हैं जहां पर हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया है और न्यूमेरिकल भी शुरू किए हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने कुछ आईआईटी के न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जेईई मेंस का कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आया। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बोल देता हूं आप लोगों को, जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं हम लोगों का लेक्चर। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, मेल भी कर सकते हो, इंस्टा में भी बोल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकली करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो चुका है, ज्यादातर थ्योरी पोर्शन खत्म हो चुका है, सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट वाला देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 1। A charged particle of mass m, a charged particle of mass m and charge q moves along a circular path. Moves along a circular path of radius r. ठीक है, that is perpendicular to a magnetic field B. That is perpendicular to a magnetic field D. ठीक है, the time taken by the particle to complete one revolution is, the time taken by the particle to complete one revolution इसको कितना टाइम लगेगा वन रेवोल्यूशन के लिए? ऑप्शन ए 2 पाई एम क्यू बाई 2 पाई एम क्यू बाई भी, ऑप्शन बी 2 पाई क्यू स्क्वायर बी 2 पाई क्यू स्क्वायर बी बाई एम, ऑप्शन सी 2 पाई क्यू बी 2 पाई क्यू बी बाई एम, ऑप्शन डी 2 पाई एम बाई क्यू बी 2 पाई एम क्यू बी। मैं ट्रिपली 2005 में आया था, AI ट्रिपली 2005 में आया था। चलो कोशिश करो, ये बिल्कुल इजी है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। याद है आप लोगों को ये वाला जो हम लोगों ने देखा था? कहां पर देखा था? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम जब निकाले थे, वहां पर जो टाइम पीरियड आया था वही है। यहाँ पर क्या बोला है? चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स एलोंग ए
सर्कुलर पाथ, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और रेडियस आर, इसका रेडियस हो गया आर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है जो परपेंडिकुलर है इसके साथ। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसको एक बार घूम के आने में, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम चाहिए होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, हम लोगों ने जो डिराइव किया था पहले वाला, याद है आप लोगों को? जो हम लोगों ने डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां तक तो बोल दिया है कि परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो कितना आ गया? क्यू वी बी इंटू 1 क्यू वी बी, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसके लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। एक क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। अभी हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है? एफ डैश इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये डिराइवेशन हम लोगों ने पहले देखा था साइक्लोट्रॉन के। यहाँ पर भी हम लोगों ने सेंटर से सॉल्व किया था। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने से ही ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी एफ इक्वल टू एफ डैश, यहाँ पर ऐसे लिख दो, हो गया। तो अभी क्या होगा? वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी बाय आर इक्वल टू क्यू वी होगा। तो वी इक्वल टू क्यू बी, हम लोग को क्या चाहिए? भी चाहिए, तो क्यू बी बाय एम आ जाएगा हम लोग को, नहीं आर चाहिए हम लोग को। तो आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू, आ गया हम लोग को आर। अभी क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये होता है हम लोगों का टाइम। तो डिस्टेंस क्या है इस पार्टिकल का? पूरा कवर करने में जितना टाइम लगता है वो होता है इसका टाइम पीरियड टी। तो इसका पूरा डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर। और वेलोसिटी क्या है? v। तो आई का वैल्यू यहां से, आर का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, इक्वल टू 2 पाई आर का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? एम वी बाई क्यू। और नीचे में एक वी वी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू। ये आ गया हम लोग का टाइम पीरियड टी, 2 पाई एम बाई क्यू। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का वो थ्योरी पढ़ लो, पूरा ए टू जेड इसके जैसे ही। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी। चलो ठीक है, मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या देखेंगे अभी? क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इजी है। The time period of a charged particle undergoing the
time period of a charged particle undergoing a circular motion in a uniform magnetic field. A circular motion in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन यह है एक्चुअली 2002 2002। क्या बोला है क्वेश्चन पे? द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन। जो प्रीवियस क्वेश्चन पे था वो वही बात पूछा है। एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो उसका टाइम पीरियड क्या था? हम लोगों को टी कर दो 2πm/क्यूब, जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर देखो मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है। मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मीन्स ऑप्शन ए हो गया हम लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If an electron and a proton having same momentum, if a electron and a proton, if a electron and a proton having same momentum, enter perpendicularly to a magnetic field, enter perpendicularly to a magnetic field, then अब क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए curve path of electron and proton will be same. Curve path of electron and proton will be same. Option B, they will move undeflected. They will move undeflected. ये डिफ्लेक्ट नहीं करके मूव करेगा। Curve path of electron is more curved. Curve path of electron is more curved than that of proton. Than that of proton. Option D, path of proton is more curved. Path of proton
is more correct? ऑप्शन देख लो सही तरह से। क्वेश्चन पे क्या बोला है? इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, यह है एट्रीब्यूट 2002 में। Electron and proton having same momenta enters perpendicularly to a magnetic field. Then हम लोगों ने कल मतलब लास्ट वीडियो में एक बड़ा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो आईआईटी में आया था, और मैं उस वीडियो में बार बार बोलता रहा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काई को? क्योंकि उस वीडियो का जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल हेल्प करने को हेल्प करेगा, सॉरी बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को हेल्प करेगा। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एक जो था ऐसा कुछ था, याद आया? ये था अनडिफ्लेक्टेड, इसके ऊपर ऐसा था, ये ऐसा था। मतलब यहाँ पर जो चार पार्टिकल हम लोगों ने छोड़ा था, एक था न्यूट्रॉन, याद आया कुछ? दूसरा था प्रोटॉन, तीसरा था अल्फा पार्टिकल और चौथा था इलेक्ट्रॉन। इन चार पार्टिकलों को छोड़ने से इस तरफ गया था हम लोगों का, सीधा गया था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा सेम तरफ गया था, ये गया था तो अल्फा, ये हो गया सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन था इस तरफ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? और इसका जो रेडियस है वो बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लिखा था। क्या था रेडियस का? आर इक्वल टू क्या था? क्यूबी बाई, ऐसा कुछ था क्या? क्यूबी बाई एमवी या एमवी बाई क्यूबी। तो देखो ऐसा ही कुछ था, आर इक्वल टू एमवी बाई क्यूबी, एमवी बाई क्यूबी। तो यहां पर क्या बोला है? सेम मोमेंटम, मतलब एमवी सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी भी सेम है। तो इन लोगों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा, मतलब कार्क पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम। मतलब ये जो कार्क पाथ है, ये दोनों का कार्क पाथ सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम होगा। मतलब रेडियस सेम होने से ये यहां से जितना कार्क होगा, यहां से उतना ही कार्क होगा। समझ में आई बात? तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और मजा भी आता है ये सब सॉल्व करने में। अगर तुम लोग कुछ समझते हो तो समझ में आई बात आने से। चलो और एक को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होता है। If a current is passed through a spring, then the spring will it will be 2002 AIEEE 2002 VMMC 2011 VMMC
2011. Option A, expand. Option B, compress. आप लोग इसका आंसर सोचो क्या होगा। रिमेन सेम। ऑप्शन बी, none of this. क्या बोला है? इफ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग। मान लो एक स्प्रिंग है, इसके अंदर से करंट पास होने से क्या होगा? ये जब घूम के यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन पे जाएगा, जब घूम के आएगा इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये जब घूम के आएगा सब सेम डायरेक्शन पे ही पास करेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब सेम डायरेक्शन पे करंट पास करता है, मतलब हम लोगों ने देखा था एक डायरेक्शन में टू पैरेलल लाइन में जो सेम करंट सेम डायरेक्शन में पास होता है तो देख क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये तो हम लोगों ने देखा था। मान लो ये दो इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, इस पे I1, इस पे I2 करंट पास हो रहा है, जिसका डिस्टेंस D है। तो सेम तरफ करंट पास करने से हम लोगों ने क्या लिखा था, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब स्प्रिंग के ऊपर पूरा वायर को ऐसे, सॉरी स्प्रिंग मतलब मान लो इसके ऊपर कुछ वायर ऐसे हम लोगों ने घूम घूम के रख दिया है, तो स्प्रिंग के ऊपर करंट पास करने से जो एक तरफ जितना मतलब वायर दिखाई देगा उसमें से करंट सेम डायरेक्शन पे ही पास होगा। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन पे पास होने से देखो ये वाला पार्ट हम लोगों के सामने है और पीछे जो मैंने एरो नहीं दिया है ये वाला पार्ट स्प्रिंग के पीछे की तरफ। इस वाला पार्ट में करंट नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा। मतलब पीछे से देखने से भी हम लोगों को दिखाई देगा क्या, वो जो करंट है वो सेम डायरेक्शन पे ही पास कर रहे हैं। मतलब आप लोग इसको ऐसे देखो या घुमा के देखो और भी घुमा के देखो, आपको दिखाई देगा कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन पे ही जा रहा है। तो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन पे पैरेलल लाइन पे करंट पास होने से दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, two long conductors separated by a distance d. Two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. Carry current I1 and I2 in the same direction. Okay. They exert a force F on each other. They exert a force F on each other. चलो ठीक है। फिर now the current in one of them is increased. Now the current in one of them is increased. एक को बढ़ा दिया इन लोगों ने टू टाइम्स, इंक्रीज टू टाइम्स, 2 गुना बढ़ा दिया है। एंड इस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड एंड इट्स
डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। चलो ठीक है। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3D। द डिस्टेंस is also increased to 3D. The new value of force between them is the new value of force between them इस ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर -2 ऑप्शन बी F/3, ऑप्शन सी -2F/3 एंड ऑप्शन डी -F/3। यह त्रिपुली 2004। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी करंट I1 एंड I2। दो पैरेलल कंडक्टर्स है, लॉन्ग कंडक्टर जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दोनों में डिस्टेंस d है। करंट जा रहा है इनमें I1 I2। They exert a force F on each other। तो F का वैल्यू क्या होगा? μ0/2π I1 I2 by d। ठीक है। Now the current in one of them is increased to 2 times। अभी मान लो कि I1 डैश हो गया 2y, उसका डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया, मतलब -2 and this direction is reversed। The distance is also increased to 3D। मतलब जो d डैश है वो भी हो गया 3D। The new value of force between them। अभी इन लोगों का बीच का फोर्स क्या होगा वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। F डैश क्या होगा? F डैश इक्वल टू μ0/4π 2π I1 डैश I2 तो सेम है बाई 3D। तो μ0/2π I1 डैश क्या है? -2 I1 I2 by 3D। तो यहाँ पर -2/3 सामने लेकर आओ, फिर लिख दो μ0/2π I1 I2 by d। ये क्या हो गया हम लोगों का? F, मतलब इसका हम लिख सकते हैं -2/3 F। दैट मीन्स F डैश इक्वल टू -2/3 F। तो हम लोगों का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? -2F/3, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आएगा? देखो यहाँ पर क्या बोला है? ए लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी दे दिया I1 I2 सेम डायरेक्शन पे है, तो इनमें से फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू μ0/2π I1 I2 by d। हम लोग का फॉर्मूला जो था पैरेलल लाइन वायर में से जब करंट पास करते हैं तब हम लोगों ने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया था? मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला डिराइव किया था? ये वाला। इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया। फिर क्या बोला है? जब करंट का डायरेक्शन उल्टा करना है और क्या करना है? इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो हम लोगों ने ये कंडीशन यहाँ पर डाल दिया, करंट के डायरेक्शन पे उल्टा कर दिया, मतलब I1 इक्वल टू -2 I1 एंड d डैश इक्वल टू 3D, क्योंकि डिस्टेंस का 3 गुना बढ़ाना है। तो हो गया। हम लोग उसको पहले उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, फिर हम लोग का आंसर आ गया -2/3 F। ठीक है। कॉपी कर लो ये जल्दी से जल्दी। कॉपी कर लो, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो।
ठीक है, चलो ठीक है। अगर कॉपी नहीं किया तो पॉज करके कॉपी कर लो। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, two thin long parallel wires separated by a distance d. Two thin parallel wires separated by a distance d carry a current of 1 ampere in the same direction. Carrying a current of 1 ampere in the same direction. चलो ठीक। Then they will, अभी क्या करेगा ये दोनों, ये ट्रिबुली 2005। Option A, attract each other with a force, attract each other with a force, attract each other with a force of mu 0 I square by 2 pi d. The force of mu 0 I square by 2 pi d. तो यहाँ पर ए आई होगा। ऑप्शन बी, रिपील each other with a force this, रिपील each other with a force of mu 0 I square by 2 pi d। ठीक है, attract each other with a force, a double T R S, attract each other with a force of mu 0 I square by 2 pi d square। फिर रिपील each other with a force of, सेम बात है, mu 0 I square by 2 pi d square, mu 0 I square by 2 pi d square। ठीक है, तो टू थिन पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मान लो ये दोनों पैरेलल वायर है, दोनों का बीच का डिस्टेंस d है, दोनों में करंट जा रहा है I इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जाने से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मैंने पहले भी बोल दिया था। तो यहाँ पर अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, और फिर हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mu 0 by 2 pi I1 I2 by I R। तो यहाँ पर mu 0 by 2 pi तो सेम रहेगा, I1 तो I है, I2 भी I है, by R की जगह पर होगा D, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस D दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस होगा D। तो ये करने से क्या होगा, mu 0 by 2 pi I square by D, और ये जो फोर्स है वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो फोर्स होगा ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ द फोर्स दिस, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 7। If an emitter is used to be if an emitter is to be used in place of a voltmeter, in place of a voltmeter, then we must connect with the emitter, then we must connect with the emitter, with the emitter। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को? AIEEE 2002 ये आया है, AIEEE 2002। और एक तो एग्जाम में आया है IPUEE 2011, IPUEE 2011। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलो ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलो ठीक है। ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलो ठीक है। ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है। अगर एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक बात तो पता है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो, ये तो पता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। तो लो से हाई पे कैसे जाना होगा? सीरीज पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों को एमीटर से वोल्टमीटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली हम लोग वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर से हम लोग मेजर करते हैं करंट। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होने से क्या होता है, सर्किट का जो जितना भी करंट है वो पूरा एमीटर होके गुजरता है, तो हम लोगों को एमीटर में पूरा अच्छा वाला एक रीडिंग मिल जाता है। और वोल्टमीटर का रीडिंग अगर तो मतलब वोल्टमीटर का अगर रेजिस्टेंस लो होता है तो सब करंट तो वोल्टमीटर से अंदर से ही चला जाएगा। तो हम लोग जब किसी टर्मिनल पे मतलब इस दो टर्मिनल पे वोल्टमीटर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, पूरा करंट वोल्टमीटर से ही गुजर जाएगा। ये यहां पर से करंट जाएगा ही, इसका रेजिस्टेंस लो होने से। तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना पड़ेगा। हाई होने से क्या होगा, करंट इसके अंदर से नहीं जाएगा, करंट जाएगा इसके अंदर से। तब हम लोग जब इसका पोटेंशियल मेजर करेंगे तो अच्छा वाला रीडिंग आएगा, एररलेस रीडिंग आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, वी हैव टू कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज पे लगाने से क्या होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, मतलब ये वोल्टमीटर के जैसा काम करेगा। बिल्कुल
सीधा साधा सवाल है ये। चलो और एक सीधा साधा सवाल करते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 8। मेरी तरह सीधा साधा है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक तो सीधा साधा, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। चलो ठीक है। कैरिंग current I1 and I2, carrying adjustable, carrying current I1 and I2, carrying current I1 and I2 are kept at a distance df, are kept at a distance df। ठीक है। If the force F between the two wires, if the force between the two wires is taken as positive, when the wires repeat each other when the wires repeat each other and negative when the wires attract each other, when the wires attract each other। ठीक है। जब अट्रैक्ट करेगा तब नेगेटिव होगा, जब रिपील करेगा तब पॉजिटिव होगा। द ग्राफ शोइंग द डिपेंडेंस, द graph showing the dependence of F, the dependence of F on the product I1 I2 would be, on the product I1 I2 would be क्या होगा? ऑप्शन ए इस तरफ है F, इस तरफ है I1 I2। ऑप्शन बी F I1 I2। ऑप्शन सी ऑप्शन डी F I1 I2।
JEE मेन 2015, JEE मेन 2015, ठीक है। 2 long straight parallel wires carrying current I1 and I2, मान लो ये 2 वायर है जिसमें करंट जा रहा है I1 I2, kept at a distance d apart, ये है हम लोग का डिस्टेंस, d apart, दोनों में से डिस्टेंस है d. If the force F between the two wires is taken as positive when the wires repel each other, जब ये दोनों रिपील करेंगे तब हम लोग फोर्स कब करेंगे नेगेटिव। तो रिपील कब करेंगे, जब I1 I2, रिपील कब करेंगे, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तब अट्रैक्ट करता है। तो सेम डायरेक्शन में होने से अट्रैक्ट करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन पे होने से रिपील करेगा। मतलब I1 ऐसा होने से I2 ऐसा होने से रिपील करेगा। मतलब I1 पॉजिटिव होने से I2 नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, मीन्स I1 I2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो when they repel each other, एक मिनट, if the force F between the two wires is taken as positive when they repel each other, अच्छा, दोनों जब रिपील करेगा तब जो फोर्स अप्लाई होगा हम लोग बताएंगे कि वो फोर्स है पॉजिटिव, और जब दोनों रिपील करेगा तो जो फोर्स होगा तो वो हम लोग पकड़ेंगे कि फोर्स है नेगेटिव। ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, देख लो, शायद से तुम लोगों को पता होगा, कोशिश करो। I1 यहाँ पर लिख दिया हूं, I1 I2, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। I1 I2 पॉजिटिव होने से क्या होगा, देखो अट्रैक्ट करेगा, मीन्स नेगेटिव होगा। I1 I2 पॉजिटिव मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और I1 I2 नेगेटिव होने से क्या होगा, रिपील करेगा, ठीक है। I1 I2 नेगेटिव होने से क्या करेगा, रिपील करेगा, और रिपील मतलब पॉजिटिव। तो I1 I2 जब नेगेटिव होता है तब F क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और I1 I2 जब पॉजिटिव होता है तब F क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन ए देखो, I1 I2 जब पॉजिटिव है F जा रहा है नेगेटिव में, और I1 I2 जब नेगेटिव में है F जा रहा है पॉजिटिव में। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहां पर बोला है कि पॉजिटिव होगा F जब I1 I2 होगा नेगेटिव। तो I1 I2 नेगेटिव होने से देखो इस क्वाड्रेंट पे I1 I2 नेगेटिव है इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स है पॉजिटिव, फोर्स तो इस डायरेक्शन पे है तो फोर्स हो गया पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन पे I1 I2 पॉजिटिव है लेकिन फोर्स हो गया नेगेटिव। तो हो गया हम लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो अभी और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इजी वाला है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलो देखते हैं क्या है। एमीटर रीड्स अप टू 1 मीटर। एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर। ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस its internal resistance is 0.81 ohm. Its internal resistance is 0.81 ohm. To increase the range to 10 ampere, to increase the range टू 10 एम्पियर, इसका रेंज 10 एम्पियर तक इंक्रीज करने के लिए द क्या वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शांट, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शांट, उनको शांत जोड़ना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या हो। ए नंबर 0.03 ओम, बी नंबर 0.3 ओम, सी 0.9 ओम एंड डी 0.09 ओम। AIEEE 2003, AIEEE 2003 में ये आया था। बिल्कुल इजी है, कोशिश करो। एक एमीटर जो है वो उसका रेजिस्टेंस मतलब वो आप तो 1 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकते हैं। उसका मतलब जो रेंज है 10 मीटर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मीटर तक इसका रेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। मान लो ये एमीटर है, इसके साथ शांत ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो शांत पढ़ा था हम लोगों ने पहले, शांत एस इक्वल टू IG इंटू जी बाई I माइनस IG। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर। IG मतलब क्या है, IG का वैल्यू क्या है 1 है, 0.81 है। I का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस 1 है। जितना आएगा उतना ही होगा आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का 0.81 बाई 9 मतलब 0.09 का आंसर आ गया 0.09। याद है ये जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे पढ़ा था, वहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने शांत का कुछ ऐसा डिराइव किया। ठीक है, वैसे भी अगर डेरिवेशन याद नहीं है तो मैं डिराइव करके दिखा देता हूं। मान लो यहाँ पर टोटल करंट I है, तो एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, शांत का रेजिस्टेंस S है। तो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है IG, शांत से जा रहा है करंट IS। तो इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V। फ्रॉम ओहम्स लॉ, इसके लिए हम लोग ओहम्स का लॉ अप्लाई करते हैं तो VA माइनस VB इक्वल टू IG इंटू जी। फिर शांत के लिए VA माइनस VB इक्वल टू IS इंटू S। तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 तो आ जाएगा IG डॉट G इक्वल टू IS डॉट S। तो S इक्वल टू आ जाएगा IG बाई IS इंटू G। तो यहाँ पर जो I करंट है वो जाके IG और IS में डिवाइड हुआ है, मतलब I इक्वल टू IG प्लस IS। तो IS क्या होगा I माइनस IG। तो IG बाई I माइनस IG इंटू जी। ये फॉर्मूला ही हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। फिर जितना वैल्यू है सब डाल दिया है, हम लोगों का आंसर आया है 0.09 ओम। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है।
कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, a current I ampere, a current I ampere flows along an infinitely long a infinitely long straight thin wall tube. Straight thin wall tube. Then the magnetic induction at any point inside the tube. Then the magnetic induction at any point inside the tube. At any point inside the tube. Option A, infinite. Option B, 0. Option C, mu 0 by 4 pi 2I by R, Tesla. Option D, 2I by R, Tesla. 2I by R, Tesla. यह ट्यूबुली 2004। बिल्कुल इजी सा सवाल है। ए करंट I एम्पियर फ्लोस एलोंग ए इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल ट्यूब। मान लो ये ट्यूब है इन्फिनिट, इसका लेंथ इन्फिनिट है, इसका अंदर से करंट पास हो रहा है। देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। इनसाइड पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, अंदर से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट तो पूरा ट्यूब में से पास हो रहा है, ठीक है। हम लोगों का जो फॉर्मूला है, हम लोग जो डिराइव करते हैं वो इन्फिनिट लॉन्ग वायर के बाहर में डिराइव करते हैं। जो इक्वेशन है हम लोग का म्यू 0 बाई 4 पाई 2I बाई आर, एफ इक्वल टू ये आर क्या था, ट्यूब और वायर से आर होता था डिस्टेंस। तो ट्यूब के अंदर होने से हम लोग का आर क्या आ जाएगा, आर टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब फोर्स भी 0 हो जाएगा। ट्यूब के अंदर होने से आर क्या है, आर पूरा 0 हो जाएगा, तो एफ भी 0 आ जाएगा, मतलब ट्यूब के अंदर कहीं पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन बी वाला, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, चलो ठीक। एक लास्ट वाला करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। ए चार्ज पार्टिकल moves through
ए मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, perpendicular to its direction। ठीक है, देन अभी क्या होगा? ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट द मोमेंटम इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी changes but the momentum is constant। ठीक है, ऑप्शन बी, momentum changes but the kinetic energy is constant। momentum changes but the kinetic energy constant। ठीक है, ऑप्शन सी, यहां पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन सी वाला है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नॉट कांस्टेंट। बोथ मोमेंटम and kinetic energy of the particle is not constant। Option D, momentum and kinetic energy of the particle are constant। Both momentum and kinetic energy of the particle is constant। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। AIEEE 2007, AIEEE 2007 में है। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड पे ये जा रहा है, चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से जा रहा है, उसका इस डायरेक्शन पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? आप लोग सोचो क्या होता है अगर उसका परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्या होगा? उसका जो वेलोसिटी है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा? मोमेंटम जो है वो चेंज होता रहेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स होता है, क्योंकि इसके ऊपर तो फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 है, तो साइन 90 मीन्स 1, तो कोई ना कोई फोर्स तो एक अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने से उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होके मान लो ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज होने से इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो एक तो मिल गया है मोमेंटम विल चेंज, मोमेंटम विल चेंजेस। अभी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये पूरा सिस्टम में है मैग्नेटिक फील्ड, उसका वेलोसिटी, इसको घूमने दो या जो कुछ भी होने दो, इसका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल कोई एनर्जी ऐड नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कहीं पर से भी एनर्जी, मतलब इसका एनर्जी बाहर भी नहीं जा रहा है, तो इस सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इसका जो हाफ एम बी स्क्वायर मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगा, ये कांस्टेंट रहेगा।
तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। माने क्या हो रहा है इस पे, मान लो ये इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा, इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा। एक्चुअली v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, v का मैग्नीट्यूड सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, तो अगर पैरेलल अप्लाई होता तो v तो इंक्रीज कर देता, एंगल में अप्लाई होता तो v का कोई कंपोनेंट निकल के फिर हम लोगों को सोचना पड़ता। लेकिन ये परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो v का मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन को थोड़ा डिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करने से मान लो प्लस v होने से मोमेंटम आ जाएगा एम बी, और माइनस बी होने से मोमेंटम आ जाएगा माइनस एम बी। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस होने से भी हाफ एम बी स्क्वायर, माइनस होने से भी हाफ एम माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब कैसे भी हो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों का हाफ एम बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा।